तो मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप जाके देखिए और पार्ट 4 पे आइए। पार्ट 4 हम 24 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 24 समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बनाने से पहले एक सिंपल बात समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए कहे, किसी भी क्वेश्चन में प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए कहे तो हम रियल डाटा को छोड़ सकते हैं। रियल डाटा ले भी लीजिएगा तब पर भी प्रतिशत वैल्यू समान होगा और रियल डाटा को आप छोड़ भी दीजिएगा तब पर भी प्रतिशत वैल्यू आपके समान होंगे। तो देखिए कैसे, कुछ एग्जाम्पल से समझिएगा। हम कहते हैं कि दो व्यक्ति है, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है। एक व्यक्ति ए 1000 रुपया कमाता है और व्यक्ति बी 2000 रुपया कमाता है। कहता है कि व्यक्ति बी व्यक्ति ए से कितना अधिक है, व्यक्ति बी व्यक्ति ए से कितना अधिक कमाता है, अधिक कितना कमा रहा है, 1000 अधिक कमा रहा है। बी व्यक्ति ए व्यक्ति से कितना रुपया ज़्यादा कमा रहा है, तो 1000 रुपया ज़्यादा कमा रहा है। तो ए से कितना परसेंट ज़्यादा कमा रहा है, तो ए से जिससे उसको नीचे गुना क्या कर लेंगे 100। कितना परसेंट ज़्यादा कमा रहा है, 100% ज़्यादा कमा रहा है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे प्रतिशत वैल्यू आप देख रहे हैं 100% आई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रतिशत वैल्यू 100% आई है। और एक बात आप और सोच सकते हैं, अगर आप 1000 को और 2000 को रेशियो में आप काट दीजिए तो हो जाएगा 1:2। रेशियो आपकी बनेगी 1:2 बनेगी। तो दो जो है 1 से कितना अधिक है, दो जो है 1 से कितना अधिक है, तो 2 1 से 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे अधिक है, 1 से। 1/1 गुना 100 करिए क्या हो जाएंगे 100%। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब रियल डाटा लेके बनाते हैं तब पर भी प्रतिशत वैल्यू 100% की आ रही है और जब रेशियो में काट के भी बनाए तब पर भी क्या होती है 100% आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर प्रतिशत में निकालने के लिए कहे तो हम रियल डाटा को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तब पर भी जाके मेरा आंसर समान निकलेंगे। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 24 को समझने की कोशिश करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता क्या है उसको अभी बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, कहता है एक नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। एक नगर की जनसंख्या 1,89,000 है और जिसमें 4/9 भाग पुरुष हैं, जिसमें 4/9 यहाँ पे क्या लिखेंगे 4/9 भाग पुरुष है। जिसमें 4/9 भाग पुरुष है, इसका मतलब हो गया जिसमें यानी संख्या में। तो शहर की जनसंख्या कितनी है, तो हम देख रहे हैं शहर की जनसंख्या, यहाँ पे देखेंगे शहर की जनसंख्या 9 है। शहर की जनसंख्या 9 है और उसमें पुरुषों की संख्या क्या है, मेल कितने हैं 4 है। 9 व्यक्ति में 4 मेल हैं तो फीमेल की संख्या क्या होगी, तो 4 में अगर 9 पुरुष होंगे तो 4 में 9 घटा दीजिएगा तो 5 क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। यानी फीमेल की संख्या क्या हो गई 5 हो गई। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। देखिए 50% अगर पुरुष विवाहित है, पुरुषों की संख्या तो 4 है। 4 में से 50%, 4 का 50% करेंगे तो क्या होगा 2। 4 का 50% कितने होंगे 2 होंगे। तो 4 का 50% पुरुष विवाहित है, तो 2 पुरुष विवाहित हैं, उसके साथ तो 2 स्त्रियां भी होगी साथ में, तो 2 स्त्रियां भी क्या होगी इसके साथ में। तो कुल कितने का विवाह हुआ है, शहर में 4 व्यक्ति का विवाह हो गया है। अगर किसी शहर में 3 आदमी का विवाह हुआ है तो 3 स्त्रियां भी होगी, तो कुल 6 व्यक्ति का विवाह हुआ है। किसी शहर में 10 पुरुष के विवाह हुए हैं तो साथ में 10 स्त्रियां भी होगी, तो कुल मिला के 10-10-20 व्यक्ति का विवाह हुआ है। उसी प्रकार कहता कि मेल की संख्या कितनी है, तो मेल की संख्या 4 है और उसका 50% कितना होगा, तो 2। तो 2 50% 2 है, तो 2 पुरुष का विवाह हुआ है तो उसके साथ क्या होंगे 2 स्त्रियां भी होंगे। तो कुल कितने का विवाह हुआ है, 4 आदमी का विवाह हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है गांव में कितने आदमी का विवाह हुआ है, तो गांव में या शहर में कितने आदमी का विवाह हुआ है, तो 4 आदमी का विवाह हुआ है। शहर में कुल कितने लोग हैं 9 लोग हैं, और गुना क्या कर देंगे 100। तो आप देख रहे हैं प्रतिशत प्रभाव क्या हो गया 44.4/9%। तो कुल कितना परसेंट गांव में विवाह हुए हैं 44.4%, 44.4/9% पुरुष का विवाह हो चुका है।
आप बोलिएगा कि सर रियल डाटा 1,89,000 गया कहाँ, तो आपको हम पहले ही क्लियर कर चुके थे। जब भी प्रतिशत वैल्यू निकालना हो तो रियल डाटा को आप स्किप कर सकते थे, 1,89,000 को आप छोड़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है गांव में, गांव में कितने महिलाएं हैं? 5 महिलाएं हैं। तो गांव में कितने महिला का विवाह हुआ है? कुल महिला का कितना % है? तो गांव में 2 महिला का विवाह हुआ है, महिला तो 2 ही हैं, 2 महिला का विवाह हुआ है। वो महिला के जनसंख्या का, तो महिला का जनसंख्या कितना है? 5। 5 का कितना % है? गुना 100, आपका क्या निकल के आएगा? 40%। आप काट लीजिएगा, क्या हो जाएंगे आपका? 40%। तो आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 24। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 25। खपत है, यहाँ पे देखेंगे परिवार की जो खपत है, परिवार की जो खपत है, कहता है खपत किसकी किसकी करता है? परिवार एक खपत किसकी किसकी करता है? चावल की करता है और गेहूं की खपत करता है। आप यहाँ पे समझेंगे परिवार 2 प्रकार की खपत करते हैं, एक चावल की खपत करता है, एक गेहूं की खपत करता है। कहता है चावल 25 kg चावल खाता है और 9 kg गेहूं की खपत करता है। एक रियल डाटा दे रखा है और कहता है कि परिवार जो है 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करता है। हम देख लेते हैं मूल्य क्या है। तो मूल्य के बारे में भी दे रखा है। कहता है गेहूं का मूल्य चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से 20% है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। तो 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 20% की वैल्यू होगी 1/5। कहता है इस क्वेश्चन में, कहता है चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का, तो गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा? गेहूं का मूल्य 5 होगा और इसका 5 का 20% कितने होंगे? 1। तो 1 क्या हो जाएगा? चावल का मूल्य हो जाएगा। मूल्य 5 हो गया और चावल का मूल्य क्या हो गया? 1 हो गया। चूँकि 25 किलोग्राम है, यहाँ पे 9 किलोग्राम है, तो ये यूनिट है, ये 5 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। इसको भी रियल डाटा में आप चेंज करने के लिए आप इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें। आप क्या करें? x से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, आप देखेंगे खर्च निकल के आएगा। खर्च क्या आता है निकल के, वो देख लेते हैं। खर्च निकल के आ रहा है, कहता है आप 25 किलोग्राम चावल की खपत करते हैं, 25 किलोग्राम चावल की खपत करते हैं और 1 kg का दाम 1x है। तो आपके जेब से कितने रुपया खर्च हो रहे हैं? तो 25x आपके जेब से रुपया खर्च हो रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट बन रहा है कि आप 9 kg चावल, आप 9 किलोग्राम गेहूं खाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बन रहा है कि आप 9 किलोग्राम चावल खाते हैं, प्रत्येक किलोग्राम चावल का दाम 5x है। तो कुल खर्च कितना होगा? 9 × 5 = 45x कुल खर्च हो गया। कहता है दोनों मिला के कुल खर्च आपके क्वेश्चन में दे रखा है, कुल खर्च 350 रुपया हो रहा है। कहता है दोनों मिला के कुल खर्च कितने हो रहे हैं? 350 रुपया हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यानी x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए 5 × 5 = 10, 5 × 2 = 7, 70x बराबर क्या होंगे? 350। x बराबर क्या होगा? 0 से 0 कट जाएंगे और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप देखेंगे मूल्य अगर आप निकालना चाह रहे हैं मूल्य, तो आप यहाँ पे मूल्य भी निकल गया। तो मूल्य क्या निकल गया वो देख लेते हैं। मूल्य निकल रहा है इसका कितना, किसका? आप देखिए मूल्य निकल, चावल का मूल्य क्या हो गया? x का वैल्यू 5 हो गया, तो चावल का मूल्य हो गया 5 रुपया और गेहूं का मूल्य हो गया 25 रुपया। चावल का मूल्य 5 रुपया हो गया और गेहूं का मूल्य 25 रुपया हो गया। कहता है गेहूं के मूल्य में 20% बढ़ाया जाए। गेहूं का मूल्य क्या किए? 20% बढ़ा दिए। एक स्टेटमेंट और बन रहा है, यहाँ पे समझेंगे। कहता है कि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दे। तो गेहूं का मूल्य अगर 20% बढ़ा दीजिएगा तो गेहूं का मूल्य अभी क्या है? 25 है। गेहूं का मूल्य अगर 25 है, इसका कितना % बढ़ाना चाह रहे हैं? 20%। गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा, 20% वैल्यू 1/5। तो 20% की वैल्यू क्या हो गई? 1/5। कितने की वृद्धि हो जाएगी? 5 की वृद्धि होगी। गेहूं का मूल्य पहले कितना था? 25 था। तो गेहूं का मूल्य पहले 25 था, अब 5 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब गेहूं का मूल्य क्या हो गया? 30 रुपया हो गया। गेहूं का मूल्य क्या हो गया? 30 रुपया हो गया। और कहता है चावल के खपत में कितनी किलोग्राम की कमी करें यदि
नया खर्च और पुराना खर्च क्या है, दोनों समान है। कहता है नया खर्च और पुराना खर्च क्या है, समान है। तो ये आपका प्राइस है, पहले प्राइस देखिएगा, पहले गेहूं का ये मूल्य है, ये मूल्य है। तो कहता है पहले 25 रुपया था, अब गेहूं का मूल्य 30 रुपया हो गया। और क्वेश्चन में ये कह रहा है चावल के खपत में कितना % की कमी करें कि नया खर्च और पुराना खर्च क्या रहे, समान है, तथा चावल का मूल्य स्थिर है। चावल का मूल्य स्थिर है। तो चावल का मूल्य अगर स्थिर है तो गेहूं का मूल्य तो 30 हो गया, और चावल का मूल्य क्या है, 5। यहाँ पे देख रहे हैं चावल का मूल्य 5 है, यानी चावल का मूल्य स्थिर है। और गेहूं का मूल्य क्या हो गया, 20% बढ़ा दिए, पहले 25 था, अब क्या हो गया, 30 हो गया। और कहता है यहाँ पे, अच्छा अब कुल मिला के खर्च क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए, चावल का मूल्य तो 5 हो गया, गेहूं का मूल्य क्या हो गया, 30 हो गया। कहता है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब चावल के खपत में कितना %, देखिए मूल्य को खपत से गुना करें तो आपका खर्च आ जाएगा। मूल्य को अगर खपत से गुना करें तो क्या हो जाएंगे, आपके खर्च हो जाएंगे। अगर मूल्य को आप खपत से गुना करिएगा तो खर्च हो जाएगा। आप देखिए मूल्य क्या है, मूल्य इसका 5 है, चावल का मूल्य 5 है, गेहूं का अब नया मूल्य हो गया 30। कहता है खपत में, चावल के खपत में कितना किलोग्राम की कमी करें, कितना किलोग्राम की कमी करें। और चूंकि गेहूं के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो गेहूं का खपत वैसा का वैसा ही रहेगा। तो गेहूं का मूल्य 30 हो गया, खपत कितना करता है, 9। क्योंकि गेहूं के बारे में क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन डिसाइड नहीं कर पा रहे, यानी गेहूं का खपत पहले 9 होता था, अभी भी क्या होगा, 9 होगा, पर प्राइस में इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया 20%, यानी 5 रुपया प्राइस इंक्रीज कर गया, यानी अब प्राइस क्या हो गया, 30 रुपया हो गया। तो कहता है नया खर्च और पुराना खर्च दोनों का जो खर्च होगा, दोनों का खर्च मिला के, दोनों का खर्च क्या है, पुराने वाले खर्च के बराबर है। तो पुराना वाला खर्च क्या है, 350, अभी भी क्या है, 350। ठीक है। कहता है पहले पुराना वाला खर्च और नया वाला खर्च क्या है, समान है। 350 पहले भी खर्च करता था, अभी भी 350 खर्च हो रहा है। क्योंकि गेहूं के प्राइस में वृद्धि हो, तो गेहूं का प्राइस पहले 25 था, अब गेहूं का प्राइस क्या हो गया, 30 हो गया। और कितना केजी गेहूं खाते हैं, गेहूं 9 केजी खाते हैं, गेहूं 9 केजी खाएंगे 30 रुपया के भाव से, आपका जेब से कितना खर्च होगा, 9 × 27 कितना खर्च हो जाएगा, 270 रुपया खर्च होगा। 270 रुपया आप गेहूं पे खर्च कर रहे हैं, गेहूं पे खर्च करें, चावल पे कितना खर्च करिएगा, दोनों मिला के है क्या, 350 है। तो चावल पे आप खर्च करिएगा 80 रुपया, चावल पे कितना खर्च करिएगा, 80 रुपया। 350 में 270 घटा देंगे, चावल पे खर्च कितना कर रहे हैं, 80 रुपया। तो कहता है 5 रुपया के भाव से कुल खर्चा आपका 80 रुपया है। 5 रुपया के भाव से, यानी 1 केजी का दाम 5 रुपया है, और आप 80 रुपया खर्च कर दिए हैं, तो कितना केजी चावल खाइएगा, तो 80 में क्या करिए, 80 में आप 5 से भाग दीजिए, यानी आप कितना खा रहे हैं, 16 केजी गेहूँ खा रहे हैं, 16 केजी चावल खा रहे हैं। कहता है क्वेश्चन यहाँ पे समझने की कोशिश करें, आपने टोटल आप खर्च कितना है, 80 रुपया खर्च है, चावल पे कितना खर्च है, 80 रुपया खर्च है। 5 रुपया के भाव से अगर चावल खरीदिएगा तो आपका चावल में खपत कितना होगा, चावल में खपत कितना होगा, 80 बटा क्या कर लेंगे 5, यानी कितना हो जाएगा, 16 केजी। चावल पे खपत कितना है, 16 केजी। तो पहले चावल कितना खाते थे, तो पहले चावल हम कितना खा रहे थे, तो पहले चावल आप देखिए, पहले चावल जो है, चावल 25 केजी खाते थे। पहले चावल कितना खाते थे, पहला चावल कितना खाते थे, सबसे पहले 25 केजी चावल खाते थे। अब चावल खा रहे कितना, 16 केजी, 16 केजी खा रहे। तो चावल में कितना % की कमी करिए, तो चावल कमी कितनी आई है, 9 केजी की कमी आएगी। किस पर आएगी, 25 पे आएगी, गुना क्या कर लेंगे 100, क्या कर 9 चौके 36, मैंने चावल में कितना % की कमी की है, 36% की 36% का कमी की है। आप क्वेश्चन को दोबारा देखें, समझने की कोशिश करें और आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं और आप समझने की कोशिश करेंगे। कहता है ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीटों की संख्या है। कहता है एक ट्रेन है, ट्रेन में उतने ही डिब्बे लगे हैं जितना कि प्रत्येक डिब्बे में सीटों की संख्या है। तो हम मान लेते हैं प्रत्येक डिब्बा में सीटों की संख्या, प्रत्येक डिब्बे में सीटों की संख्या कितनी है, C है। हम मान लेते हैं प्रत्येक डिब्बा में सीटों की संख्या C है, और प्रत्येक डिब्बा में सीटों की संख्या C है, और C का 71.3/4%, 71.3/4% आदमी बैठे हुए हैं। तो कितने आदमी बैठे हुए हैं, 25 आदमी बैठे हुए। क्वेश्चन में कह रहा है
एक ट्रेन में जितने भी डिब्बे हैं प्रत्येक बॉगी में उतने सीटों की संख्या है। जितने सीटों की संख्या है, एक डिब्बे में सीटों की संख्या जितनी है उसका 71.3/4% यानी 25 व्यक्ति क्या है बैठे हुए हैं। तो माने डिब्बे के सीटों की संख्या का 71.3/4% लोग क्या है डिब्बों में बैठे हुए हैं, यानी 25 बैठे हुए हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, सी गुने इसको करिएगा तो हो जाएगा 5/7 बराबर 25। सी का वैल्यू देखिएगा, 5 से काट दीजिए, 25 और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। तो एक डिब्बा में सीटों की संख्या कितनी है? एक डिब्बा में सीटों की संख्या सी है, यानी सीटों की संख्या क्या है? डिब्बा में सीटों की संख्या क्या है? 35 है। एक डिब्बा में सीटों की संख्या क्या है? 35 है। डिब्बा में सीटों की संख्या क्या है? 35 है। एक डिब्बे में सीटों की संख्या 35 है और 35 क्या होंगे? ट्रेन के डब्बे होंगे। जितने सीटों की संख्या उतने डब्बे हैं, तो 35 सीट, एक डिब्बा में 35 सीट और ट्रेन के डिब्बों की संख्या हो गई 35। कुल मिला के सीटों की संख्या 25। कुल मिला के सीटों की संख्या क्या हो जाएगी? 1225 सीटें हैं। कहता है 20% व्यक्ति नहीं बैठे हैं, सीट पे नहीं बैठे हैं, यानी 20% यात्री सीट खाली कर रखे हैं। तो 20% यात्री सीट खाली कर रखे हैं तो कितने व्यक्ति ट्रेन में बैठे हुए हैं? सीटों की संख्या हो गई 1225 हो गई और इसका 80% यानी 20% तो व्यक्ति नहीं है, 20% सीट खाली है। सीट भरा हुआ कितना परसेंट है? 80% भरा हुआ है, यानी 1225 का 80% हो जाएगा आपका 980। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम यात्रियों की संख्या क्या होगी? तो ट्रेन में अधिकतम यात्रियों की संख्या 980 है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ABCD, कहता है 4 व्यक्ति है ABCD, वो चारों मिलकर एक पेन को 56 लाख रुपया में खरीदता है और कहता है BCD का हिस्सा A के हिस्से का, BCD का हिस्सा, तो कहता है कि B प्लस C प्लस D का जो हिस्सा है, B प्लस C प्लस D का जो हिस्सा है किसके हिस्से का? A के हिस्से का किसमें लगा है का? A के हिस्से का 460% है। तो 460% को आप तोड़िएगा क्या होगा? 460 बटा क्या कर लेंगे? 100। आप इसको कर 0 से 0 कैंसिल, 23 बटा क्या हो गया? 23 बटा 5। क्या हो गया? 23 बटा 5। तो देखेंगे BCD का हिस्सा क्या होगा और A का हिस्सा क्या होगा। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको क्लियर पता चल जाएगा BCD और A का हिस्सा अलग अलग क्या है, वो फ्रैक्शन वैल्यू से पता चल जाए। जैसे कहता है BCD का हिस्सा A के हिस्से का किस में लगा है? A के हिस्से का, जिसमें लगा हो का उसका वैल्यू होता है नीचे वाला। तो बताइए A का हिस्सा क्या हो जाएगा? 5 होगा। A का हिस्सा क्या हो गया? 5 हो गया। B प्लस C प्लस D का हिस्सा क्या हो गया? 23 हो गया। चलिए अगला लाइन पे आते हैं, ये आप समझ गए। आगे क्वेश्चन कहता है A प्लस C प्लस D का हिस्सा B के हिस्से का, किसके हिस्से का? B के हिस्से का 366.66% है। तो इसको तोड़ सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 300% प्लस 66.66% आप लिख सकते हैं। 300% की वैल्यू 3 होगी और 66.66% की वैल्यू 2/3 होती है। तो यहाँ पे क्या 3 3 9 और 9 और 2 11 बट्टा क्या हो गया? 3 हो गया। तो आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़िएगा 11 बट्टा क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कहता इसमें आप समझने की बात है, हिंदी लैंग्वेज को आप क्लियर करिए, आप अच्छे से समझें। कहता ACD का हिस्सा B के हिस्से का, तो B के हिस्से का तो B का हिस्सा क्या हो जाएगा? 3। B का हिस्सा क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। और ACD का हिस्सा क्या हो रहा है? 11। ACD का हिस्सा क्या हो रहा है? 11 हो रहा है। आगे का लाइन कहता है, आगे का लाइन कह रहा है, कहता है C का हिस्सा A, B और D के हिस्से का। कहता है C का जो हिस्सा है वो A, B और D के हिस्से का।
ए बी डी के हिस्से का 40% है, तो 40% की वैल्यू क्या होती है 2/5, 2/5। कहता है किसमें का लगा है, ए बी और डी के हिस्से का, ए बी डी का हिस्सा क्या हो जाएगा 5 का लगा है, ए बी डी में आप क्वेश्चन को देखिए ठीक से, इसमें इसका वैल्यू 5 होगा और सी का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। आप देखिएगा यहाँ पे, आप देखिएगा 3 अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं आपके, 3 अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो एक पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ए बी सी डी एक पेन को खर्च कर रहा है, एक पेन को खरीदने में। ये देखिएगा ये अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि ए बी सी डी एक पेन को खरीदने में 14 रुपया खर्च किया है और ए बी सी डी यहाँ पे कितने रुपया खर्च किए हैं 7 रुपया खर्च किए हैं। 3 अलग अलग स्टेटमेंट बन रहे हैं और तीनों अलग अलग स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये पेन जो खरीदने में, एक पेन खरीदने में 28 रुपया ये खर्च किया है, ये 14 यूनिट खर्च किया, ये 7 यूनिट खर्च किया। तो वैल्यू अलग अलग है और आप क्वेश्चन में पढ़िएगा तीनों मिलकर एक पेन 56 लाख रुपया में खरीदा था। कितने में खरीदा था 56 लाख रुपया में खरीदा था। माने कि तीनों मिलके जो पेन खरीदने का जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। यहाँ पे बराबर नहीं है क्योंकि तीनों मिलकर एक पेन 56 लाख रुपया में खरीद रहा है, मगर तीनों मिलकर यूनिट में डिफरेंट खरीद रहा है, इसलिए यूनिट को हम समान करेंगे। तो इसको समान करते हैं, 28, 14 और 7 को समान करने के लिए 28, 14 और 7 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लीजिएगा क्या हो जाएंगे 28, 14 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएंगे 28। इसको 28 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे 4 से, इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा 4 से, इसमें भी 4 से। इसको दिखाई दे रहा है 4 से। इसको 28 करने के लिए 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे। इसको 28 करने के लिए ये 28 तो है ही, तो 1 से गुना कर देते हैं, 1 से करेंगे और यहाँ भी 1 से करेंगे। 1 से गुना नहीं भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप ये बात समझ गए। आप एक बात आप समझते हैं, तीनों मिलकर कहता ए बी सी डी तीनों मिलकर अपना स्टेटमेंट को सही कर लिया और तीनों मिलकर एक पेन 28 रुपया में खरीद रहा है। तो 1 रुपया में खरीदा, तो देखिए प्रत्येक तीनों मिल के पेन 28 रुपया में खरीदा, मगर खरीद कितना रहा है 56 लाख में। कितना में खरीद रहा है 56 लाख में। 28 यूनिट की वैल्यू 56 लाख, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 लाख। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 2 लाख हो गई। चलिए 1 यूनिट की वैल्यू वहाँ पे निकाल ली। अब यहाँ पे समझेंगे, ए कितना रुपया में पेन को खरीद रहा है 5 रुपया। ए का लागत कितना है 5 रुपया। बी का लागत कितना है, बी का लागत आप देख रहे हैं, बी का लागत कितना है 3 दूनी 6 रुपया। और सी का लागत आप देखिए कितना है 4 दूनी 8 रुपया। तो ए बी सी की लागत आ गई, तो ए बी सी की लागत आ गई, तो डी की लागत क्या होगी। डी की लागत आप क्या रखिएगा कि चारों मिलकर पेन को 28 रुपया में खरीदे। देखिए ए बी सी डी चारों मिलके पेन को कितना में खरीद रहा है, ए बी सी डी हर स्टेटमेंट में देखिए ए बी सी डी चारों मिलके पेन को 28 रुपया में खरीद रहा है। तो ए खरीद रहा है 5 रुपया में, बी खरीद रहा है 6 रुपया में, सी खरीद रहा है 8 रुपया में। तो डी की वैल्यू क्या रखें कि चारों मिलकर पेन को 28 रुपया में खरीद ले, 28 यूनिट में खरीद ले। तो 28 और 8 में खरीद रहा है, डी की वैल्यू क्या रखिएगा, तो डी की वैल्यू तो आप 9 रखिएगा। तो 9 रखिएगा तभी ना 28 चारों मिलकर एक स्टेटमेंट को पूरा करेगा। 28 रुपया में खरीद रहा है। आप देखिए कहता है कि डी का लागत मूल्य क्या होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 2 लाख। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू 2 लाख, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 लाख। तो आपका आंसर क्या होगा 18 लाख। आपका आंसर क्या आ जाएंगे 18 लाख। आप ये समझ गए हैं, आप ही क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कहता x y से 25% अधिक है। कहता x जो है ना, x और y है, 2 वैल्यू है, x और क्या है x y 2 वैल्यू है। कहता x जो है ना y से 25% अधिक है। तो 25% अधिक है, तो 25% को पहले फ्रैक्शन में तोड़ रहे। 25% की वैल्यू 1/4। x y से किससे, y से, जिससे उसको नीचे रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। और कहता अधिक है, तो 4 से इसका 25% कितना होगा 1। तो 1 अधिक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। कहता है क्वेश्चन में ठीक से आप गौर करिए, x y 2 वैल्यू दे रखी है। कहता है x जो है ना y से, तो y से तो यानी 25% को तोड़ लिए, तो 25% की वैल्यू 1/4 आएगी, आ गई। तो y की वैल्यू 4 होगी और 1 अधिक किसकी वैल्यू होगी x की वैल्यू होगी। जिसमें लगा हो से उसका वैल्यू रखेंगे नीचे। y x से नोट करिएगा हिंदी पॉइंट, y जो है
x से y जो है किससे, x से, जिससे उसका वैल्यू कहाँ रखेंगे, नीचे। तो y का वैल्यू क्या आ गया, नीचे। से कितना कम है, 1 कम है, और गुना प्रतिशत मिलाने के लिए क्या करेंगे, 100, क्या 1/5 कितना परसेंट होता है, 20% होता है। आप क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। आप क्वेश्चन में ऐसे भी सोच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन बनाने का, देखिए कहता है कि 25% क्या है, 25% अधिक है। x 25% की वैल्यू क्या होगी, 25% की वैल्यू आप जानते हैं 1/4 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, y x से कितना परसेंट कम होगा, कितना परसेंट कम होगा, तो 25% की वैल्यू 1/4 हो गई। कम करेंगे तो 1/4 से कम क्या होता है, 1/5। 1/5 का आंसर क्या होगा, 20%। आंसर क्या आ गए, 20%। कहता है 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो 25% वैल्यू 1/4 से कम, एक कम जाएंगे, एक कम, क्योंकि ऊपर में एक ही का डिफरेंस है, तो एक कम जाएंगे। तो 1/4 से कम होता है 1/5, 1/5 से कम होता है 1/6, 1/6 से कम होता है 1/7। तो कहता है कितना कम होगा, तो 25% है और उससे कम कितना होगा, 25% का वैल्यू 1/4 और उससे कम 1/5, यानी आंसर 20%। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। यदि कृष्णा की आय राधा की आय से, तो राधा की आय से तो 16.2 क्या है, 3% है। तो 16.2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/6। 1 क्या होती है, 6 होती है। कृष्णा की आय, ये कृष्णा है, कृष्णा की आय और राधा की आय से, तो देखिए 16.2/3% की वैल्यू 1/6 हो गई। कृष्णा की आय, ये जो कृष्णा की आय है ना, वो राधा की आय से, किसमें, राधा की आय से, तो राधा की आय कितनी होगी, 6 होगी। और कहता से क्या है, कम है, तो कम है तो एक कम कर देंगे, 6 में एक कम कर देंगे, क्या हो जाएगा, कृष्णा की आय क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, राधा की आय कृष्णा की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो राधा की आय जो है ना, राधा की आय कृष्णा की आय से कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे अधिक है, कृष्णा की आय से। कृष्णा की आय क्या है, 5, गुने क्या करेंगे, 100, कितना आएगा आपका, 20%। आपका आंसर क्या आएगा, 20%। आप इसको शॉर्ट में तुरंत सोच सकते हैं, देखेंगे। कहता है 16.2/3% की वैल्यू होगी 1/6, तो कहता है राधा की आय कृष्णा की आय से कितना परसेंट अधिक है, 1/6 से अधिक क्या होगा, 1/6 से अधिक होता है 1/5। 1/6 से अधिक क्या होगा, 1/5, और 1/5 का आंसर क्या होगा, 20%। आपका आंसर क्या होगा, 20%। अगर पूछेगा 1/5 से अधिक क्या होगा, 1/4। 1/4 से अधिक क्या होगा, 1/3। 1/2 से अधिक क्या होगा, 1/1। क्वेश्चन समझिए, P जो है Q से 6 गुना बढ़ाती, 1 होगा, इसका 6 गुना क्या होगा, ये 6 होगा। और कहता है Q P से कितना परसेंट कम है, Q किससे, P से कितना कम है, 5 कम है। किससे कम है, P से, तो P का वैल्यू क्या है, 6, गुना क्या करेंगे, 100। आपका इनका आंसर करेंगे तो आएगा 83.1/3%। आपका आंसर आएगा, आप कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं और देखेंगे कि 32 नंबर क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। 60% लड़के हैं, तो 60% की वैल्यू क्या हो गई, 3/5। स्कूल में SCH, स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 5 है। लड़के कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं आपके, 3 है, तो गर्ल्स कितनी होगी, 5 में 3 घटा दिए, 2 क्या हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएगी। गर्ल्स की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कहता है लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियों की संख्या क्या है, 972 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2 यूनिट की वैल्यू 972, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 486 हो जाएगी। कहता है कि लड़कों की संख्या क्या होगा, 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू में गुना कर 486, 98। आपका आंसर क्या है, 1458। 18, 24, 1, 25, 4, 3, 12, 2, 14। ठीक है, तो कहता है आप 3 में 1 यूनिट से गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या होगा, 1458। तो नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन कल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 से कल करेंगे, नेक्स्ट सीरीज में आने वाला है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें। और हम इसी तरह से आपके सभी आर्य स्वर्गवाल और जितने भी कोचिंग क्लासेज के असाइनमेंट हैं उनको हम डील करके आपको बताते रहेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें और पुष्कर सर के साथ बने रहे।